हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को नई दिशा नई धार दे रहे होंगे। आज है आपका बसंत पंचमी का पावन पर्व और मां शारदे का आशीर्वाद आप पर बना रहे। लगातार आप लोग ऊंचाइयों को छुए, जिंदगी में आपको सक्सेस यानी सफलता की प्राप्ति हो और माँ बाप का जो सपना है उसको आप लोग साकार करिएगा और एक निश्चित समय के अंदर आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन का मैं पीडी सैनी आरपी स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे, जय मां शारदे, गुड इवनिंग। सारे बच्चे लगातार जुड़ पा रहे हैं। अब देखो भाई, रण का आगाज हो गया है और युग बदलने की तैयारी आप लोग करने वाले हो। जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी रहेगा। तो आपका संघर्ष जारी है, आप अपने दोस्तों को लगातार इस क्लास के बारे में बताते हो। ये अपना रोजाना लाइव सेशन चलता है। इस सेशन के अंतर्गत कल आप सभी बच्चों के बार बार जब मैं वीडियो देख रहा था तो वीडियो के नीचे मैंने पाया आप में से कुछ बच्चे, सर पेपर कब, पेपर कब, पेपर कब? कौन सा पेपर? पशु परिचर का पेपर। आओ आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर आपको मैं बताता हूं और उस कैलेंडर में क्या है खास वो सारी चीजें करूंगा। आ जाओ, बात ये रहा आपके सामने कैलेंडर। इसके अंतर्गत ये देख लो सारे बच्चे, ये आपका लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ पशु परिचर सीधी भर्ती नॉन सीटी, यानी सीटी का कोई मतलब नहीं है पशु परिचर में। 21, 22, 23, 24 सितंबर को 2024 में शनिवार से मंगलवार तक पशु परिचर के एग्जाम होने हैं। तो भाई आप लोग तैयारी में जुट जाओ सारे बच्चे, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। एक अच्छा मौका आया है, बगैर सीटी के सीटी नहीं दिया होगा। तो आप सारे बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। बाकी बात आप लोग करते रहेंगे। मां शारदे बिल्कुल कृपा बनाए रखो, है ना। और अब पहला सवाल करना स्टार्ट कर दो। रेसों का राजा किसे कहा जाता है? जब मैं बात करूं मेरे भाई रेसों के राजा की, तो आप लोग कहां पर लगाओगे? अरे गुरुदेव, आपका व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, रेसों का राजा किंग ऑफ फाइबर। आ जाओ, फ्लेक्स, जूट, कपास, सनई। अरे यहां पर भैया क्या लगा देंगे आंसर? रेसों के राजा की बात करूं तो इसको किंग ऑफ आपका कपास भी बोल दो, रेसों का राजा बोल दो, व्हाइट यहाँ पर इसको भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें कपास। देखो भारत राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर राजस्थान में दो प्रकार की कपास पाई जाती है, एक देसी कपास और एक आपका अमेरिकन कपास, है ना। एक अमेरिकन एक देसी। ये क्या होती है अमेरिकन वाली? लंबे रेशे की होती है मेरे भाई, लंबा रेशा होता है इसमें। और अपना ये देसी में क्या होता है आपका? छोटा रेशा होता है। रेशा कैसा होता है? छोटा होता है। एक देसी होती है, एक अमेरिकन होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कपास होता है ना, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं ना। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं उसको? बढ़िया कहते हैं। और गांव में कह देते हैं, देखो पंडित गांव में जो बढ़िया होते हैं, दुकान वगैरह खोल के बैठे हैं, वो भी क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं। कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया, बण बोल देते हैं। भाई किसकी खेती कर रहे हो? बण की खेती कर रहे हो, ऐसा भी बोल देते हैं ना। और जो थोड़ा बहुत कमजोर होता है मेरी तरह गांव में, उसको क्या कह देते हैं? अरे ये तो बढ़िया है, मतलब क्या है, बेचारा कमजोर है, तो उसको भी क्या बोल देते हैं? बढ़िया या बढ़िया टाइप में ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा सी आंसर लगा देगा, अगले सवाल की ओर बढ़ेगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। निम्न में कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आपको बताना है यहां पर मेरे भाई, क्या राजस्थान की जलवायु को कौन सा तत्व क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यहां पर बच्चा आंसर लगाएगा और बड़ी प्यार से आप लोग आंसर देने का काम करोगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, बात करेंगे किसके संदर्भ में कि यहाँ पर भाई समुद्र तल से आपका जो समुद्र से दूरी है, यानी देखिएगा ये अपना राजस्थान, मोटा मोटा अपन रोज ही बात करते हैं इस मानचित्र की, तो आपको ये है ना। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अरब सागर है, फिर आपका गुजरात आता है, ये आपका गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान आता। क्या समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, यहाँ पर अपना गुरु शिखर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू वाली। ठीक है, तापमान तावड़ा बहुत पड़ता है, क्या वनस्पति। तो आपको क्या प्रभावित करती है राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में? ऐसा क्या चीज है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है? मेरे भाई राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है तापमान। आप लोग बोलोगे गुरुदेव तापमान राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अपना तापमान होता है ना, वो क्या करता है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अब आप लोग बोलोगे गुरुदेव कैसे? देखो यहाँ पर प्रभावित तो ये सारे तत्व ही करते हैं, पर यहाँ पर ओवरऑल बात करूं, ज्यादातर वेटेज किसका आता है? तापमान का आता है। देखिएगा इधर मैं इधर अपने एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ बता देता हूँ आपको। इधर देख सकते हो आप लोग, ये लीजिएगा आपका, और ये आपका ग्लोब हो गया। ग्लोब के अंदर इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी रहती है वर्ष भर, है ना। लगभग लगभग यहाँ रोजाना यहाँ की तापीय स्थिति अलग होती है। अपना राजस्थान कहाँ पर है? अपना राजस्थान यहाँ पर है। ये क्या आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा।
तो यहाँ पर ये आपके तापमान वाली स्थिति होने के कारण। उसके बाद बात करूं अपना राजस्थान को, मैंने बताया था कच्छ की खाड़ी राजस्थान से नजदीक है। अगर बात करूं यहाँ पर मेरे भाई मानचित्र के संदर्भ में बात करूं तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान से कितना रहे, कच्छ की खाड़ी बात करूं समुद्र तल से दूरी राजस्थान में सबसे नजदीक क्या है, कच्छ की खाड़ी, और ये आपका 225 है ना, ये 225 किलोमीटर दूरी पर है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से ऊंचाई मैंने आपको बताया राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचा। और वैसे अरावली के संदर्भ में बात करूं, अरावली की औसत ऊंचाई की तो 930 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। सारी चीजें प्रभावित करती है, मरुस्थल भी प्रभावित करता है, अरावली भी प्रभावित करती है। पर ये क्या पूछा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व क्या है, यानी फंडामेंटल आपका एलिमेंट क्या है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बात करता हूं, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना। कोपेन, देखो जब कोई भी आपका भूगोलवेत्ता जलवायु का डिवाइडेशन करता है तो हर एक को आदर्श तिवार्त अलग मानते हैं, थॉर्नवेट अलग मानते हैं, ऐसे ही क्या कोपेन ने भी माना। तो कोपेन ने क्या माना, सवाल ये पूछ रहा आपसे, वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायुदाब। मेरे भाई जब किसकी बात आई, कोपेन की बात आई, तो ये कोपेन था ना, इसने राजस्थान की जो जलवायु का आधार किसको माना, वनस्पति को बना। किसको माना, वनस्पति को राजस्थान की जलवायु का आधार माना। उसी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा। वनस्पति को आधार मानते हुए कितने भागों में बांटने का कार्य किया, 4 भागों में मेरे भाई इसको बांटने का कार्य किया। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर कर दो रे, कैसे कंजूसी कर रहे हो, अरे किस बात की कंजूसी है, क्योंकि अब वक्त नहीं है। पीटीडी, बीएसटीसी, एलडीसी, राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी आ गई है ना, और अभी पशु परिचय चल रहा है ट्रेंडिंग में, अब बहुत सारी वैकेंसी आएंगी 70,000 के आसपास। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अब देखो ये मैं बता रहा था आपको, इसी के संदर्भ में बात करते हैं कोपेन के संदर्भ में। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा। पहला क्या आ जाता आपका BWHW, ये आ गया आपका BWHW, ये आपका हो गया पहला। नंबर 2 की बात करता हूं, देखो यहाँ पर BWHW, वहां पर क्या आ जाएगा BSHW, ये लीजिएगा BSHW। उसके बाद नंबर 3 आ जाएगा, और नंबर 4। जब बात करें नंबर 3 की, तो ये मेरे भाई नंबर 3 वाला है ना, ये बड़ा कमाल का है। नंबर 3 वाला कमाल का है, ये कैसे कमाल का भी बताऊंगा आपको, CWG। और नंबर 4 का तो आ जाएगा आपका AW। नंबर 4 का क्या आ जाएगा मेरे भाई, AW आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको BWHW, BSHW, CWG क्या है, आपका मानसूनी टाइप का जो मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र होता है, ये राजस्थान में सर्वाधिक है। जो आपका BSHW है ना, ये क्या है, अपना अर्ध शुष्क वाला प्रदेश। अरे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं राजस्थान का मानचित्र बताता हूँ मेरे भाई, राजस्थान का क्या बताता हूँ, ये मानचित्र मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। इधर देखिएगा, ये राजस्थान का मानचित्र हो गया, इसके अंतर्गत ये आपका क्या आ गया, BWHW, ये आ गया BWHW। उसी के बाद आप इधर देखिएगा, ये मोटा मोटा आपका क्या हो जाता है, ये आपका BSHW हो जाता है। उसके बाद ये आपका CWG हो जाता है। तो ज्यादातर वेटेज CWG का आता है। कई बार ये भी सवाल आया हुआ है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक परसेंटेज वाला कौन सा है, इस प्रकार का भी सवाल है, तो आपको याद रखना होगा। BWHW की अगर मैं बात करूं कि BWHW का मीनिंग क्या होता है, अरे मेरे भाई आपका उष्ण शुष्क क्षेत्र, ये बिल्कुल शुष्क है, उष्ण क्षेत्र हो जाएगा। ये आपका अर्ध शुष्क हो जाएगा। अगर बात करूं मानसूनी वाला आ जाएगा CWG, और AW की बात करूं तो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र आ जाएगा। इसमें आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये आपका झालावाड़ वाला एरिया आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे भाई। यहाँ पर आंसर क्या लगा देगा, ये लगा दीजिएगा, और अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनमें संबंधित जिलों का युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी एक गलत है। सही नहीं है का मतलब क्या हुआ कि भाई वो गलत है, तो अब अपन उसका मिलकर के पता लगाएंगे कौन सा सही नहीं है, सारी बातें करेंगे। आओ मेरे भाई, काली सिंध परियोजना क्या उदयपुर में है क्या, जाखम परियोजना क्या प्रतापगढ़ में है क्या, जवाई परियोजना क्या पाली में है क्या, कोठारी परियोजना क्या भीलवाड़ा में है। गुरुदेव हमें एक बात बताओ, तुम रोज पढ़ाते हो काली सिंध काली सिंध काली सिंध काली सिंध, और कहां पर बताते हो, झालावाड़ में बताते हो, तो ये क्या आ गया, उदयपुर आ गया, तो मामला गड़बड़ हो गया। अरे मेरे भाई मामला क्या हो गया, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, तो बच्चा क्या लगा देगा, ए आंसर लगा दीजिएगा। यहां से मामला गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, तो आप लोग ए आंसर लगाते हो, आप अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूं काली सिंध परियोजना के एग्जैक्ट गांव की, अरे मेरे भाई गांव कौन है, कबूलपुर, यानी कबूल करवा देंगे आपको, कबूलपुर गांव है। ये कबूलपुर कहां है मेरे भाई, झालावाड़ में है। और यहां पर अपनी परियोजना है काली सिंध परियोजना, मध्यम आपका कैटेगरी की परियोजना है। और यहां पर याद रखिएगा, ये ऐसी परियोजना है काली सिंध परियोजना, इसके अंतर्गत बांध बनाया गया है, काली सिंध बांध। और इस काली सिंध बांध में सर्वाधिक गेट है मेरे भाई, कितने रे, काली सिंध बांध में 33 गेट है।
33 गेट है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। जाकम परियोजना ये डन है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बच्चा इस प्रश्न का आंसर क्या लगा देगा, क्योंकि आपसे पूछा है सिंचाई परियोजना उनसे संबंधित जिला, यानी मैच नहीं हो रहा भाई कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले में। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगला सवाल ये आपके, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से निम्न जिलों में प्रस्तावित है। देखो मध्यम श्रेणी की यानी एक तो आपकी होती है वृहद सिंचाई, एक होती है बहुउद्देश्य, एक होती है वृहद, एक होती है आपका मध्यम और एक होती है लघु। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर बांटते हैं डिवाइडेशन में, है ना। तो यहाँ पर आपकी मध्यम श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित कौन कौन से जिलों में ज्यादातर है, कोटा 12, कोटा बूंदी 12, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो बच्चा आंसर क्या देगा, देखो यहाँ पर मध्यम श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है मध्यम श्रेणी की सर्वाधिक कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, 12 झालावाड़ आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, सी आंसर लगाओ पहले तो। अगर मैं बात करूं मध्यम श्रेणी की तो अपना देखो 12 में कौन कौन से आ जाएंगी और झालावाड़ में कौन कौन से। जैसे 12 में मैंने आपको बताया, अरे परवन आ जाएगा आपका, बैथली आ जाएगा, बिलास आ जाएगा, हथियादिया आ जाएगा, है ना। ये 12 कोटा वाले ज्यादातर इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर इन दो में ज्यादा है, जबकि 12 झालावाड़। अगर मैं बात करूं अपना झालावाड़ की तो देखो झालावाड़ में कौन कौन सी आ जाएगा मेरे भाई, आपका गागरीन आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, भीमसागर आ जाएगा, है ना। तो ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अपने झालावाड़ के संदर्भ में आ जाएंगी। और कुछ ऐसी परियोजनाएं जो इन्हीं दोनों जिलों से संबंधित है, पर वो क्या है कोटा में भी है और अपना देखो कोटा 12 में है, कोटा झालावाड़ में, पर जो ज्यादातर प्रस्तावित है वो यहीं पर, ये सही हो जाएगा। तो सी आंसर लगाते हो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अगला सवाल ये रामेर भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध कहलाता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा बांध है जिसको किसके नाम से जाना जाता है, कोट बांध के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है मेरे भाई आपका, है ना। ये पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है और अच्छा सवाल है। आओ बात करते हैं मोरेल बांध, गोसुंडा बांध, खड़ीप बांध और आपका सूरज सागर बांध। अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में कोट बांध की तो क्या लगा देंगे मेरे भाई, आपका कोट बांध के संदर्भ में आपका हो जाएगा सरजू सागर बांध। मेरे भाई डी आंसर लगा दीजिएगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्या ये सवाल नहीं आया क्या ये कोट बांध है कहां पर। अरे मेरे भाई जो कोट बांध है ना, सूरज सरजू सागर बांध का ही नाम क्या है, कोट बांध है। और ये कहां पर है, अरे कहां पर है गुरुदेव, गुरुदेव नया जिला बना है हमने सुना है। मैंने कहा तुमने सही सुना है, तुम लोग गलत तो कभी सुनते ही नहीं हो। बिल्कुल आपको अच्छा सुनने की आदत होगी। और मैं कह रहा हूं जिंदगी में अगर कोई इंसान अच्छा सुनने की आदत डाल दे ना, कई बार क्या होता है बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिंदगी में, हर एक मोड़ पर मिलेंगे और वो ये चाहेंगे कि हम लोग क्या है आपको ताने मार मार करके, यानी आपको कुछ ऐसे आपके वीक पॉइंट पकड़ने का काम करेंगे और उनको हथियार बनाकर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं मेरे भाई आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग उनकी बातों में ना करके अपना जो टारगेट आपने सेट कर रखा है गवर्नमेंट जॉब का, आप अपने टारगेट की ओर बढ़िएगा। क्योंकि इधर उधर ये सारे लोग क्या है, वक्त बदल जाएगा, वो डायलॉग आता है ना, वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्या हो रहा है, 2 मिनट में ये लोग ऐसे पलटी मारेंगे जैसे बिहार में नीतीश बाबू ने पलटी मार ली। ऐसे पलटी मारते हुए आपको मिलेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट, हमें तो पहले ही पता था ये कुछ यूनिक करेगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ तूफानी करेगा। तो उनके जवाब बदलवाने आप सभी को लगातार आप प्रयास करते रहो। जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जो आपका इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, सब कुछ संभव है मेरे भाई। आप कोशिश करिएगा लगातार कंटिन्यू, आप लोग टेस्ट वगैरह जांच वगैरह अपना आकलन करते रहो, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। मैं बता रहा था आपको सरजू सागर बांध, ये सरजू सागर बांध कहां पर है गुरुदेव, आप ही ने तो बताया नया जिला बनाया। मैंने कहा सही बनाया। अरे गुरुदेव उदयपुर लिख रहे हो क्या, अरे नहीं नहीं रुको रुको जरा सब्र करो, उदयपुर वाटी। अभी उदयपुर वाटी कहां पर है मेरे भाई, आपका नीम का थाना में है। अब देखो नीम का थाना नया जिला बना कि नहीं बना, बोलो गुरुदेव बिल्कुल सही बना, नीम का थाना। अब देखो अच्छा सवाल है और आपका कोट बांध बोलते हैं सरजू सागर बांध को, जो नीम का थाना में आएगा, है ना। जो अपने जो है साकंबरिया वाली पहाड़ी है ना, वहां पर है। कहां पर है मेरे भाई, साकंबरियों की पहाड़ियों में ना, साकंबरी की जो पहाड़ियां हैं वहीं पर स्थित है। साकंबरियों की पहाड़ियों में, ये बात आपको क्लियर होगी। वहीं बात करूं गुरुदेव, ये बांध अपना कब बना, अरे देश आजाद हुआ था ना, उससे पहले का ही बना हुआ है। चलो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अगला सवाल ये आपके सामने, निम्नांकित में से मेरे भाई क्या है आपका, अच्छा सवाल है, साबरमती के नदी के संदर्भ में, है ना। निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार है। बात करूं साबरमती नदी की तो ये आपका राजस्थान के सिर्फ एक ही जिले में है। कौन से जिले में, कोटड़ा से निकलती है। आपको पता है कोटड़ा कहां पर है ना, कोटड़ा से निकलती है मेरे भाई। बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। देखो कोटड़ा की बात है तो आप लोग गट समझ गए होंगे मेरे भाई, क्या उदयपुर, है ना।
गट बोल दो, झट बोल दो, ऐसे बोलते हैं गांव में, झट ही पकड़ लिया भाई बात को हमारी को। ऐसे कौन पकड़ता है? आप लोग पकड़ते हो क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप प्रतिभावान छात्र हो, आपकी प्रतिभा को समय के अनुसार परखा नहीं गया है। जब मौका मिलेगा आपको, आप, मैं कह रहा हूं, इतना शानदार परफॉर्मेंस देंगे। कई बार क्या होता है, दबाव में बिखर जाते हैं लोग, है ना, दबाव में जो निखर गया वो ही असली योद्धा होता है। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा, दबाव आया और हमारी टीम बिखर गई। तो दबाव में बिखरना नहीं है आपको, दबाव में निखरना है, तभी तो मजा आएगा रिजल्ट देखने का। आओ बात करते हैं डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो यहाँ पर साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार क्या लगा देगा बच्चा? डी लगा दीजिएगा। जो बच्चा डूंगरपुर को चुनेगा उसका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई आपका डाउट नहीं है। मैंने आपको बताया था साबरमती नदी, अब साबरमती की वाकल हो जाएगा, हतमती हो जाएगा, सेई हो जाएगा। साबरमती की वाकल, हतमती, शेई, ये सारी नदियां क्या है इसकी इसकी सहायक नदियां अपना हो जाएगा। मैं इधर ही कर ही देता हूं इसका काम। लो भाई, वाकल हो जाएगा, हतमती हो जाएगा, शेई हो जाएगा। ये मैं कुछ आपका जो नाम लिख रहा हूं ये किसकी सहायक अपनी? अरे मेरे भाई इसकी सहायक है अपनी साबरमती की सहायक है। ये वही साबरमती है जो कोटला से निकलती है, ये इसकी सहायक लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, वाकल, हतमती, ये सवाल आया हुआ है। वाकल, हतमती हो गया, मानसी हो गया, किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती की। देखो ये राजस्थान के एक जिले में होती है, उसके बाद ये नदी निकल जाती है सीधी मेरे भाई कहां पर चली जाती है? इसके बेसिन का विस्तार पाया जाता है। देखो बेसिन के विस्तार की बात करूं तो यहाँ पर तो ऑप्शन में क्या डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर आ गया। तो यहाँ पर तो आप लोग क्या कर देंगे? उदयपुर कर देंगे। अगर मैं वैसे बात करूं राजस्थान में इस नदी बेसिन के विस्तार की, तो देखो यहाँ पर कौन क्या लगा दोगे आप लोग? इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। जैसे अपना सिरोही है, सिरोही से भी छोटी मोटी नदियां आती हैं, है ना, और अपना एक डूंगरपुर हो जाएगा और एक मेन तो क्या आ जाएगा आपका? उदयपुर आ जाएगा। तो इन 3 जिलों में इस बेसिन का विस्तार है। पर यहाँ पर देखो ज्यादातर, देखो आपके सामने एक 25% सही है उत्तर, एक आपका 30% सही है। तो आप लोग 30% की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं 30% की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो गुरुदेव बिल्कुल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, बात करता हूं यहाँ पर आपका, तो बच्चा आप लोग आंसर लगा दीजिएगा और उदयपुर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? एक नदी ऐसी है जो क्या है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आप लोग आंसर देने का काम करिएगा। बहुत शानदार सवाल है और लाजवाब, आप लोग इस सवाल के संदर्भ में समझ सकते हो। अगर बात करूं यहाँ पर अध्यारोपित नदी क्या है, देखो अध्यारोपित नदी का एग्जाम्पल आप नदियों में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर, जाखम, माही और बनास। अगर मैं बात करूं मेरे भाई क्या अध्यारोपित नदी की बात करूं, ऐसी नदी क्या, देखो अध्यारोपित नदी बोलते हैं इसको, या आप लोग बोल सकते हो पूर्व रोपित नदी। वो क्या होती है? जैसे क्षैतिज की परतों पर बनती है, ठीक है, क्षैतिज की जो परत होती है ना, वहां पर तो ये बनने का काम करती है। और ये अलग अलग प्रतिरोध के कारण, जैसे इसके मार्ग में क्या आया? प्रतिरोध आया ना, तो ये लोग मुड़ती हुई चट्टानों के ऊपर से बिल्कुल गहरे अपर्दन, जैसे कोई चट्टान उसको काट करके निकलती है ना, तो ऐसे में क्या आपको बताना भाई अध्यारोपित नदी, जैसे उसके मार्ग में अवरोध है तो वो काटती 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 अपना मार्ग बना लेती है, यानी चट्टान से भी वो नदी नहीं डरती है। ऐसी कौन सी नदी है मेरे भाई? इस सवाल के संदर्भ में आप लोग आंसर क्या दे देंगे? यहाँ पर क्या लगा देगा बच्चा? बनास लगा देगा। अध्यारोपित नदी, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंतर्गत अध्यारोपित नदी होती है ना, उसके उदाहरण की बात करूं, अच्छा सवाल बनेगा। यहाँ पर चंबल और मेरे भाई क्या बनता है? बनास बनता है। चंबल व आपका क्या बनेगा? बनास बनेगा। ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण आ जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा बच्चा, अध्यारोपित नदी चंबल व बनास। तो यहाँ पर आपका बनास ऑप्शन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अध्यारोपित यही होता है कि कोई चट्टान वगैरह है, उसके सामने नदी में अवरोध आ गया, नदी उसको काटती हुई, है ना, उसके निम्नवर्ती जो गहरा ऊपरी अपर्दन होता है उसको काट करके और अपनी घाटी का विकास कर लेती है। ऐसे नदी जाती है, मतलब वो कोई चट्टान के ऊपर नदी बहेगी तो लगातार उसका कटाव करते हुए अपनी गहरी घाटी को विकास कर लेती है। ऐसे में राजस्थान के 2 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने होंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इधर आ जाते हैं भाई, सवाल बहुत बड़ा है तो हम लोग थोड़ा इधर हो जाते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड बिल्कुल समझ जाओगे। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। अरे अपना थार का मरुस्थल है, तापमान गिर जाता है गुरुदेव रात में। हमने वहां के लोगों से सुना है कि भैया रात में कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो जाता है रात में कंबल ओढ़ना? और दिन में भाई गर्मी लगती है? दिन में तो बहुत तेज तावड़ा होता है और रात में ठंड की हालत बन जाती है। क्या बात आओ, निम्न सापेक्षता आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापमान, बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, अधिवासियों की विरलता, उच्च वायु वेग।
वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी, बलुई, प्राकृतिक वनस्पति का भाव, प्राकृतिक वनस्पति का भाव, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, निम्न नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण। बात करता हूं मरुस्थल में तापमान अचानक क्यों गिरता है। मेरे भाई तापमान की बात करूं तो यहां पर आप लोग क्या आंसर लगाएंगे। देखो तापमान की जैसे ही मैं बात करता हूं तो आप लोग सी आंसर को चुनेंगे। इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। वातावरण की शुष्कता, अब आपको पता है रेत होगा जहां मरुस्थल होगा, वातावरण कैसा होगा, शुष्क होगा। अरे रेत में कहां नमी मिलेगी भैया, धूप से जल्दी देखो तेज धूप पड़ती है तो जो रेत के कणों में जो नमी होती है ना वो भी अवशोषित कर ली जाती है। पहली बात, स्वच्छ आकाश होता है, अरे आकाश साफ रहता तो तेज धूप पड़ेगी, चिलचिलाती धूप में नमी खत्म। मिट्टी कैसी है, रेतीली है। प्राकृतिक वनस्पति पाई नहीं जाती है, अरे रेगिस्तान में कहां मिलेगा तुमको लहलाती हुई घास, नहीं मिलेगी ना। तो ऐसे में आपका यही कारण है कि मरुस्थल में रात में तापमान गिर जाता है, ठंड लगती है और दिन में बहुत तेज धूप आती है। आपको पता है जो धरातल होता है मरुस्थलीय धरातल, उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, वो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी ही क्या हो जाता है आपका मेरे भाई, ठंडा हो जाता है। तो बच्चा सी आंसर को चुनते हुए आप लोग अगले सवाल की ओर चलिएगा। ये आपके सामने अगला सवाल, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं समान, अप्रत्याशित, निम्नतर और उच्चतर। आपको बताना है पश्चिमी राजस्थान के, पश्चिम की तुलना में आपका पूर्वी राजस्थान है ना, उसमें क्या जलवायु की बात कर रहा है। ठीक है, अब जलवायु कैसी है तो यहां पर बात करते हैं। आओ, क्या समान जलवायु है, क्या समान जलवायु है, तो किस प्रकार की जलवायु। देखो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में निम्नतर पाई जाती है। देखो रे पश्चिमी राजस्थान की तुलना में निम्नतर का क्या मसला है। आओ गुरुदेव बात कर लो ना, थोड़ी देर तुम बात ही नहीं करते हो, तुम खींचते ही रहते हो गाड़ी को। देखो गाड़ी खींच नहीं रहे भाई, आ जाओ। अब देखो आगाज हो गया तो हमें भी आपकी तरह कमर कसना पड़ेगा। ये क्या है आपका पश्चिमी राजस्थान, इधर जलवायु आपकी उच्च जलवायु, बोलिएगा आप लोग तापमान वगैरह उच्च होता है तो ये उच्चतर होगा, तो इसकी तुलना में इधर कमी तो होती है, निम्नतर होती है, आर्द्रता वगैरह अच्छी पाई जाती है। तो जलवायु की चरम सीमा पर इधर क्या हो जाएगा आपका निम्नतर हो जाएगा। तो ये आपको भी पता लग गया। बात करता हूँ अरावली क्या करती है, आपका समांतर के कारण आपकी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में आयु अंतर कर देती है। अरावली मैंने आपको बताया 50 आपका सेमी रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। आपका पूर्वी राजस्थान में अलग प्रकार का सारा सिस्टम अलग होता है, वहां वर्षा भी अलग होती है, जलवायु अलग होती है। बात करूं पश्चिमी राजस्थान की तो वहां का बिल्कुल आपका नमी वर्षा तो गायब हो जाती है और रेत है, तो सारी चीजें जस्ट विपरीत हो जाती है। अरावली पार कर लो, इधर अलग, इधर आपका अलग हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, सी आंसर हो जाएगा। रेह, कल्लर, ऊसर आपका अल्काइन किस मृदा के अन्य नाम है। आपके सामने आ गया रेह, कल्लर, ऊसर, अल्काइन कौन सी मिट्टी है जिसके अन्य नाम है। क्या लवणीय मिट्टी के हैं, क्या काली मिट्टी के, क्या लाल मिट्टी के, क्या जलोढ़ मिट्टी के। मेरे भाई आंसर लगा देंगे सारे बच्चे, बिल्कुल शानदार आंसर लगा रहे हो। अब बात करूंगा यहाँ पर रेह कल्चर के संदर्भ में। अब यहाँ पर तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा ना। देखो रेह कल्चर ये सवाल आया हुआ है और ये सवाल आपके अच्छे अच्छे एग्जाम में आया है, जैसे आपका टीचर हो जाता है ना, पुलिस वगैरह, पटवारी वगैरह, एग्जामिनर यहाँ से कई बार सवाल पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं रेह आपका ऊसर अल्काइन की, तो मेरे भाई क्या आंसर लगा देगा आपका लवणीय मिट्टी लगा दीजिएगा। लवणीय मिट्टी होती है उसको ये सारे नामों से जाना जाता है ना। और अगर बात करूं लवणीय मिट्टी कौन कौन, जो जहां पर आपका अधिक सिंचाई होती है ना वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, जहां पर अधिक सिंचाई होती है वहां पर पाई जाती है। और इसमें क्या हो जाता है आपके लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए तो लवणीय मिट्टी है। और मैंने आपको बताया कि आपका सेम की समस्या हो जाती है, ज्यादा पानी हो जाता है। तो सेम की समस्या के लिए मैंने ये भी बताया आपको कि सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त गांव कौन सा है ना, बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ का, ये बताया था ना आपका, बड़ोपल गांव हनुमानगढ़। और सेम की समस्या के लिए किसकी, यूकेलिप्टस या फिर आप लोग बोल दो सफेदा, यूके आपका लिप्टस या फिर आप लोग बोल सकते हो सफेदा। सफेदे के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, यूकेलिप्टस हो जाएगा, या इसको उस गांव में सफेदा बोलते हैं। ये सफेदा का वृक्ष क्या करता है, जैसे रोड के सारे सारे आपने देखा होगा है ना, ये रोड है, रोड के सारे सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे सफेदा की, बड़े बड़े पेड़ है। ये क्या करते हैं, नमी को खींच लेते हैं, और नमी को खींच लेते हैं। देखो आपने ये भी नोटिस किया होगा, सड़कें ज्यादातर आपका कब खराब होती है, सड़कें ज्यादातर खराब होती है मेरे भाई आपका बारिश के दिनों में। ऐसा कभी नहीं होता कि गर्मियों में सड़क टूट रही, नहीं होता, क्योंकि नमी होती है, नमी से डामर दूर दूर होने लगती है, ऐसे में सड़क उखड़ जाती है। तो ये नमी को खींचने का काम करती है। सारी बातें आपको पता हो गया। यो अगला सवाल, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत, देखो राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना। देखो अच्छा सवाल है, हल्के में मत लेना मेरे भाई। हकत बहत आपका
नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि, चक बोल दो एकदम एकदम सपाट जो 10-15 बीघा का चौक होता है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा है। हकत बहत, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा जो हकत बहत होती है ना, इसको बोलते हैं गांव में आपका, अरे बैत खेती रहे, बैत खेती बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, यानी ये आपका क्या है भाई, बैत की जमीन है, आप लोग इसको आराम से बा सकते हो, है ना। आपने ये भी सुना होगा बीड़ भूमि, बीड़ भूमि होती है चारागाह की भूमि, एक शब्दावली ये भी आती है आपकी, यहीं पर बात कर लेता हूं आपका बीड़ भूमि। और बीड़ भूमि कैसी होती है आपकी, चारागाह की भूमि होती है मेरे भाई। किसकी होती है, जो चारागाह की भूमि होती है उसको बीड़ भूमि भी कहते हैं। ये बात होगी आपका। और क्या हो सकता है गुरुदेव, कुछ और शब्दावली बता दो, हकत बैत आपका ये बता दिया आपने। अब देखो एक होती है आपकी पीवल भूमि, एक होती है कैसी आपकी पीवल भूमि होती है, को तालाब द्वारा सिंचित, कैसी होती है पीवल भूमि। पीवल भूमि की बात करता हूं आपका, कुओं तालाब द्वारा सिंचित, किसके द्वारा, कुओं व तालाब द्वारा सिंचित, कुओं व आपका तालाब द्वारा सिंचित भूमि होती है ना, ये आपकी पीवल भूमि होती है, तालाब द्वारा सिंचित। मेरे भाई याद रखिएगा, पीवना मत याद कर लेना, वो तो विशेला सर पाता है, सांस में छोड़ता है ना। यहाँ पर हकत बहत मैंने आपको बताई दिया, तो ये कुछ चीजें आपको फिर आगे और बताता रहूंगा आपको, धीरे 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 और सारी चीजें आएंगी। बंजर भूमि क्या होता है, जिस पर कभी कोई खेती नहीं की जाती हो, वो बंजर भूमि, अभी बात कर लेंगे आगे। अगला सवाल, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए पारंपरिक प्रथा, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, खेत में तालाब बनाकर क्या पारंपरिक जल संरक्षण किया जाता है, क्या आपका खडीन, क्या चेक डैम, क्या आपका गली प्लब। अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण, तो आपका एक ही नाम आएगा, क्या, गुरुदेव खडीन। इसमें सोचने वाली क्या बात है, पालीवाल ब्राह्मणों को याद कर ले तो आप लोग किसको याद कर लेते हो, पालीवाल पंडित जी है ना, पालीवाल पंडित जी कर लो आप भी खुश रहोगे। पंडित जी आप में से देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, गुरुदेव पंडित जी, अरे पालीवाल ब्राह्मण लगा लो, इनके द्वारा आपका प्राचीन जल संरक्षण पद्धति कौन सी रहे, खडीन। इसमें क्या होता है आपका, ये खडीन टाइप का होता है, ऐसे एक आपकी पक्की पाल रहती है, दो कच्ची पाल रहती है। कोई भी खेत होता है, खेत के किनारे इस प्रकार की पाल बनाकर वर्षा जल संरक्षण कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पूरा पानी रहेगा, पानी सूख जाएगा, यहाँ पर खेती कर लेते हैं। ये आपका किसके द्वारा, पंडित जी, मेरे पालीवाल ब्राह्मण बोल दो रहे हैं ना, ये आपका परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। तो यहाँ पर आप लोग बी आंसर लगा दीजिएगा। अगला सवाल, निम्न में से पंचकूटा सब्जी, देखो मेरा दोस्त था एक जोधपुर का, उस जगह है लोहावट, एक मेरा दोस्त था बायतू का, बायतू में अभी तो मेरी काफी दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, तो वो बताते थे, वो क्या बाड़मेर से, एक आपका जोधपुर से था। तो उस समय की बात है जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, और वो यहाँ हमारे गांव के पास में बीएसटीसी कर रहे थे, तो वो क्या पंचकूटा लेकर आते थे, है ना, फिर बड़ा मेरे को सब्जी खिलाते थे, तो मेरे को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बड़े मतलब मेरे से तो एज में बड़े थे उस समय, मैं तो स्कूल में ही था और वो कर रहे थे डिग्री, मतलब आपका डिप्लोमा। तो मुझे अच्छा लगता था, वो क्या वहां से हल्दी भी लेकर आते थे, बोला हमारे वहाँ हल्दी होता है। और वो जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से थे दो तो, और एक आपका था किससे, यहाँ से मेघवाल थे, एक भैया मेघवाल थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा मुझे पश्चिमी राजस्थान का पहली बार अनुभव दिया था, और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो पंचकूटा इतना फेवरेट हो गया, मैं तो जब भी जाते थे उनको बोलता था भैया पंचकूटा लेकर आना, फिर वो लेकर आते थे, बड़ा मजा आता था। तो यहाँ पर पंचकूटा में कौन सी शामिल नहीं है, ये लीजिएगा आपका कैर, सांगरी, आपका खीपोली और कमिट। तो मेरे भाई आपका पंचकूटा की जैसे बात है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 याद होना चाहिए। गुरुदेव क्या क्या होता है पंचकूटा में, देखो मैं आपको बता दूं, पंचकूटा में यहाँ पर तो क्या है आपका ना, जो खीपोली है ना, खीपोली नहीं है मेरे भाई। अब होता क्या क्या है, देखो आपका कैर हो गया, सांगरी हो गया, कुमट कैर सांगरी, कुमट कैर सांगरी, है ना, कुमटिया हो गया, कुमट बोल दो, कुमटिया बोल दो, ये कुमट कैर कमेट हो गया। तो ये मेरे भाई आपका अमचूर टाइप का, एक आपका गूंदे को मिक्स करके, है ना, जो ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, और जो इसकी फली की सब्जी बनाई जाती है उसको खिपोली कहा जाता है। तो ऐसे में आप लोग सी आंसर को सुनते हुए आप अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे है भाई, पश्चिमी राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कई बार 2-3 बार मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बड़ा इतना आदर सम्मान देते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कई बार तो, है ना, उनको मिलकर के। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से आपको निम्नांकित को तो सुमेलित करना है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, केवलादेव कहाँ पर है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। गुरुदेव क्या बात कर रहे हो तुम, कैसे कैसे सवाल ले आते हो, कभी कभी तो ऐसा सवाल लेकर तो बिल्कुल क्या हलवा टाइप का, है ना, हलवा टाइप का लेकर आते हो। मैंने कहा हलवाई है तो आ जाओ मैदान में, उतर जाओ, देखते हैं आओ किसकी बाजुओं में कितना दम है। देखो मेरे भाई आपका कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं, गुरुदेव राज समन दो, इसमें भी सोचने वाली बात क्या है,
केवलादेव भरतपुर चेप दो, मरु उद्यान के यहाँ पर जैसलमेर चेप दो, और टाइगर रिजर्व आपका कहाँ चेप दो, सर इसका चेप दो। अरे गुरुदेव ऐसे सवालों को तो हम क्या समझते हैं, बिल्कुल हलवा समझते हैं। अब तो पशु परिचर, सीटी, एलडीसी, पीटीटी और आपका बीएसटीसी में आपको झंडा गाड़ कर दिखाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल भैया आप झंडा गाड़ो, आपका हम तो चाहते ही हैं आप लोग झंडा गाड़ो, मैदान में झंडा गाड़ना। हम लोग तो रोज यही प्रार्थना करते हैं मां शारदे से, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तरफ आपसे संबंधित नदी है, यानी ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनसे ये नदियां गुजरती है, ये मेरे भैया आपको सुमेलित करना होगा। अब आओ बात करते हैं, देखो बस्सी, बस्सी अपना, बस्सी से कौन सी नदी निकलती है, बैसलोरगढ़ से कौन सी नदी निकलती है। बात करूं बस्सी की तो यहाँ पर ओराई व बामनी कर देंगे मेरे भाई, है ना। बैसरोडगढ़, बैसरोडगढ़ से आप लोग क्या कर दोगे, बैसरोडगढ़ से कौन सी, चंबल, मैंने बताया था राजस्थान के आपके 84 गढ़ से प्रवेश करती बैसरोडगढ़ से, है ना। बैसा शाह के द्वारा वहां पर दुर्ग बनाया गया, ये भी जल दुर्ग में आता है। आगे आ जाएगा जवाहर सागर, जवाहर सागर से चंबल और बामनी, और आपका शेरगढ़, शेरगढ़ 12 सांपों की शरण स्थली परवन। तो मेरे भाई आंसर क्या लगा देगा, ए लगा देगा। इस सवाल के संदर्भ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, आओ। अब देखो इस सवाल में आपको सारी चीज समझ में आ गई। अगला सवाल, अपनी योजना अपनो विकास, एक स्कीम है अपनी योजना अपनो विकास, इसके संदर्भ में बातें करनी है कि अपनी योजना अपनो विकास है क्या, है ना, है क्या। आओ, सड़क निर्माण हेतु योजना, ग्राम पंचायत विकास के ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका, रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण विकास योजना, राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना। यानी आपकी अपनी योजना अपना विकास है क्या। अरे अपनी किताब अपनी पढ़ाई, ये हमारे आरपी स्टडी के गुरुजी पीडी सर आपको एक नई स्कीम बता रहे हैं, अपनी किताब अपनी पढ़ाई, आपनो यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी और आपनो मोबाइल। तो ये सारी ऐसी स्कीम से बता रहा हूं मैं आपको। अरे वो तो मजाक कर रहा हूं, आओ इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो गुरुदेव है क्या, अरे मेरे भाई है क्या, ये ग्राम पंचायत होती है ना, उनमें विकास की योजना के लिए निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन एक विशिष्ट मार्गदर्शिका है। इस मार्गदर्शिका के तहत गांव में क्या हो, यानी जो डेवलपमेंट होता है उसका प्लानिंग हो और उसका मार्गदर्शन हो, उस तरह से उसका क्रियान्वयन हो। ये जो अपना 15वां वित्त आयोग था ना, उसकी सिफारिशों पर इसको लागू किया गया था। 15वां वित्त आयोग मेरे भाई आपका, है ना, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में ये बातें आपको याद रखनी होगी। अच्छी स्कीम है, जो बच्चा बी आंसर को चूज करेगा उसका करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार जैसे देख पा रहा हूं आप लोग सारे शानदार आंसर दिए। ये कब शुरू होती है गुरुदेव, 8 जनवरी मेरे भाई। कब रे, 8 जनवरी 2016। आपको याद रखना होगा सारी बातें, ये ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। देखो आपको पता है पंचायती राज आपका त्रिस्तरीय, तो जिला परिषद आपका पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर ये सारी चीजें लागू है मेरे भाई। ठीक है, ये अब बातें आपको समझ। अगला सवाल आपका, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया। एक स्कीम चली है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अच्छी योजना है, कोई आपका डाउट नहीं। आओ, 2016 में चली क्या, 2017 में चली क्या, 2014 में चली क्या, 2015 में। वय वंदन योजना, गुरुदेव पहले तो ये बताओ हमें वय वंदन योजना होती क्या है। मैंने कहा मेरे भाई आपका जो वय वंदन योजना होता है ना, 60 वर्ष से जो ऊपर वाले हैं इनके लिए पेंशन वगैरह का कुछ ऐसे में प्रावधान है। और ये योजना आपका आरंभ होता है क्या, आपका 2017 कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या लगा देगा, 2017 में तो ये क्या होती है, आरंभ होती है। अब ये स्कीम आपका लगभग लगभग अंतिम चरणों में है, और इसके बाद इसको जो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग होते हैं उनको पेंशन के संदर्भ में, है ना, इसकी समावधि कितनी है, 10% है मेरे भाई, 10 वर्ष है। समावधि कितनी है आपका, 10 वर्ष है। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अब देख लो 2010 10 वर्षों की समावधि है। वय वंदन योजना 17 में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल, पीएम श्री, अच्छा सवाल है राजस्थान वाले बच्चों, इस सवाल को तो तुम भूलना मत, ये आने वाले दिनों में कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक उन्नयन और विकास करना है। यानी पीएम श्री योजना ये किसका विकास करेगी, किसका उन्नयन करेगी, किसको बढ़ावा देगी, अस्पतालों को, स्कूल को, विश्वविद्यालयों को, अनाथालय को। मेरे भाई क्या लगा दोगे, राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत स्कूल खुल गए, है ना। पीएम श्री का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले, पीएम श्री का पूरा नाम, अरे आपका प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। मेरे भाई राजस्थान में कितने स्कूल खुलेंगे, 716 स्कूल। पीएम श्री के राजस्थान में स्कूल कितने आएंगे, 716 स्कूल ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। और यहाँ पर ये सारे इनमें क्या है, आपका बहुत हाई लेवल की एजुकेशन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री यानी सेंटर वाला स्कीम। अब ऐसा नहीं है इसमें कि नए स्कूल बन रहे, नहीं, पुराने स्कूलों को इसको मॉडिफाई कर देंगे,
पीएम3 के जो मानक है उस हिसाब से इनको मॉडिफिकेशन करके और ये सेंटर से डायरेक्ट इनका फंड वगैरह सारा सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में राजस्थान में 716 स्कूल है, ये स्कूल से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल आ जाएगा, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक किसका नाम है? अच्छा सवाल है मेरे भाई, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक किसका नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपें, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्र मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्र के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व कर। अरे गुरुदेव ये सवाल तो आपने कल ही बताया था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कई बार क्या होता है रिपीट हो जाते हैं सवाल, है ना, कई बार क्या होता है रिपीट हो जाते हैं कोई कोई सवाल। तो ऐसे में आप लोग क्या लगा दोगे? गुरुदेव जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। बिल्कुल, ये तो आपने अभी कल ही पढ़ाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे भाई, रिपीट हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था पारिद द से, है ना, आप बोलते हो ढ से ख से क्या बोलोगे? अरे पारिद बताया था नहीं बताया था? सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, आपको ये बताया था ख से क्या कर दोगे? अरे गुरुदेव ख से खाई, है ना, ख से खरगोश मत कर देना, ख से खाई कर देंगे। देखो पारिक से तात्पर्य है दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई, पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली खेती, राजस्थान में कृषि का एक प्रकार, मंदिर के चारों ओर खींची गई खाई। अरे भाई जो दुर्ग होता है, दुर्ग के चारों ओर खाई होती है, ये लीजिएगा जैसे अपना लोहागढ़ का दुर्ग है उसके चारों ओर खाई है, और ये आपका क्या है, ये लोहागढ़ कर दो, है ना, लोहागढ़ कर दो, ये आपका लोहागढ़ हो गया। गुरुदेव यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम देखो, मजा आएगा तुम्हें सवाल में। ये आपकी रूपारेल नदी है, ये आपके गुरुजी हैं, ये आपके उदयनाथ की पहाड़ी है। अभी लो ना तुम, उदय आपका नाथ की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकली, इस नदी का नाम है आपका रूपारेल नदी। रूपारेल नदी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? रूपारेल नदी। इसको वराहा नदी भी कहते हैं, ये वराहा नदी हो गया। यहाँ पर क्या रूपारेल नदी इधर जाती है, ठीक है, ये आपका रूपारेल नदी। यहाँ पर मेरे भाई आपके गुरुजी पीडी सर का मकान है रूपारेल नदी के, है ना, ये आपके किसका मकान हो गया? ये आपके पीडी सर का मकान हो गया। यहीं पर मेरा घर है, ये मेरे घर के पास से नदी निकलती है मेरे भाई, है ना, रूपारेल नदी को वराहा नदी भी कहते हैं। और यहाँ पर आकर के ये नदी का जल दो भागों में बढ़ जाता है, ये अलवर की तरफ चला जाता है, ये भरतपुर की तरफ। यहाँ पर जल समझौता हुआ था 1905 में अलवर के राजाओं के और भरतपुर राजा के मध्य। तो ये ऐसे यहाँ पर जल, ये इसको बोलते हैं बारा, नटनी का बारा बोलते हैं ना, नटनी का बारा, जो अलवर वाले बच्चे जानते हैं सारी बातें, है ना, ये आपका नटनी का बारा है। कभी तुम बारा डिस्ट्रिक्ट मत कर देना, नटनी का बारा बोलते हैं। यहीं पर आपका देवनारायण का, इधर की साइड में बाबा देवनारायण का मंदिर बना हुआ है, देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। आ जाओ पूरा नक्शा बताता हूँ तुम्हें। फिर ऐसे में नदी आ जाती है इधर आपका अलवर में बांध में चली जाए, जयसमंद बांध में, और ऐसे आकर के ये आ जाती है मोती झील में। मेरे भाई मोती झील में जल गिरा देती है। अब मोती झील में जल गिराई तो यहाँ से एक नहर निकाली जाती है, और ये नहर कौन सी है? ये लीजिएगा आपकी नहर होगी, ये सुजान गंगा नहर है। ये कौन सी नहर है? आपका सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा नहर पानी कहाँ लाती है? अपने जो इसकी खाई है ना, इस खाई में लाती है, लोहागढ़ दुर्ग की खाई में। तो ये सारी बातें, आपके गुरुजी का मकान यहाँ है, और देख लो रे कहाँ पहुंचा दी हमने। सवाल अच्छा है, भरतपुर का लोहागढ़ आपका इस संदर्भ में आ जाएगा मेरे भाई। अच्छा सवाल, आपको याद रखना होगा। तो बच्चा ए आंसर को लगा देगा, और अपन लोहागढ़ में कहाँ उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकलाई और कहाँ पर पहुंचा दी। मैंने आपको बताया था, जब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, आप लोग डिटेल से जब पढ़ोगे, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए, शुक्र नीति में शुक्र ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 9 प्रकार के दुर्ग बताए मेरे भाई। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए, उनमें एक आपका। चलिएगा मेरे भाई, ये आपका ये आंसर लगा दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जो कुंभलगढ़ की दीवार, उसकी लंबाई पूछा आपसे, 30 किलोमीटर, आपका 47, 36 और आपका 44। बात करूं मेरे भाई किसकी? कुंभलगढ़ की दीवार की। तो ऐसा कहा जाता है, चाइना की जो वाल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऐसे ही इसको कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको? कुंभलगढ़ की दीवार को। अब यहाँ पर पूछ रहे तुमसे कि लंबाई कितनी है, ये तो बताओ। यहाँ तो सारी बातें तो कर रहे हो, पर ये सवाल तो हमें बताओ गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुम चिंता मत करो मेरे भाई, 36 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। और अगर आपसे सवाल बने क्या कि आपका जो कुंभलगढ़ है ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है मेरे भाई? आपका ये राजसमंद में, ये तो आपको पता हो गया। ये आपका कहां पर है? राजसमंद में है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब राजसमंद में है, अच्छा सवाल है, इस जो दुर्ग है ना, जो मैंने अभी आपको 36 किलोमीटर बताया ना, इस दुर्ग की दीवार के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो आपकी दीवार है, इस पर कितने 8 घोड़े चल सकते हैं, है ना, इतनी चौड़ी है ये। इस पर 8 घुड़सवार एक साथ, 8 क्या चल सकते हैं मेरे भाई? 8 घोड़े चल सकते हैं इसी दुर्ग की। जैसे ये आपका दीवार है ना, यहाँ पर इतनी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई के संदर्भ में कथन है। अच्छा सवाल बन जाता है, कितने घुड़सवार? तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई के संदर्भ में बात है, कितने घोड़े? 8 घोड़े आप लोग एक साथ दौड़ा सकते हो चारों में, है ना, वो फिल्मों में देखते हो ना, चलते हैं, है ना। अच्छा सवाल है, अच्छा।
अगर आपसे और सवाल बनेगा तो क्या बन सकता, देखो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना, ये आपका गंधमादन पर्वत पर, कौन से पादर पर, ये आपका गंधमादन पर्वत पर है मेरे भाई, गंधमादन पर्वत पर है, ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ब्राह्मणी माता का मंदिर, जहां पर गुरुदेव पीठ की पूजा होती है, क्या बात है? तुम तो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा फंसाएंगे नहीं भाई तुम्हें, मैंने कहा तुम्हें फंसाएंगे नहीं, क्योंकि तुम फंसते नहीं हो, तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए। धौलपुर कोटा 12, आपका उदयपुर 12, सोरसन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये ऐसी माता है जिसकी देवी माता है, उसकी पीठ पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है, देवी माँ की पीठ की पूजा होती है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहां पर आपका, सोरसन 12 में, कहां पर है, सोरसन 12 में। अच्छा सवाल है मेरे भाई आपका, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, ये सोरसन 12 में है, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। सोरसन 12 हो गया, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ क्या आ गया आपका, शुक्ल सप्तमी को मेरे भाई क्या लगता है, मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। ये रहा आपका सामने अगला सवाल, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और आपका चित्तौड़। जब बात करें मातृकुंडिया की तो आप लोगों को यह भी याद रखना होगा, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं गुरुदेव इसको। बिल्कुल, मैंने कहा यार तुम्हें तो बिल्कुल सारी बातें याद है ना। मेवाड़ का इसको हरिद्वार भी कहते हैं। अरे वाह क्या बात है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। आओ देखा, मेवाड़ का हरिद्वार आपने बता दिया। ये लो सॉरी भाई सॉरी, मैंने कहा था तुम्हें शादी में जिम क्या लिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है शरीर का, ना तो आवाज ठीक हो रही है, ना गला ठीक हो रहा है, ना जुकाम खांसी, सब कुछ हो। अच्छा काम हुआ भाई। तो यहां पर कर देंगे, मातृकुंडिया कहां पर है? अरे मातृकुंडिया अपने चित्तौड़ में है गुरुदेव, चित्तौड़ में भी कहा, रासमी चित्तौड़ कर दीजिएगा मेरे भाई, रासमी चित्तौड़ कर दीजिएगा। यहां पर मातृकुंडिया, इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। ये फेमस क्यों है? अरे यहाँ पर अपना चंद्रभागा, जो यहाँ की जो चंद्रभागा है ना, यहाँ बनास नदी से मिलती है मातृकुंडिया के संदर्भ में। और ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। अच्छा सवाल बन जाता है कई बार मेवाड़ का। यहाँ पर एक मंदिर है, और मंदिर किसका है? महादेव का। मैं कह रहा हूँ महादेव बाबा है ना, महादेव बाबा का कोई कहां पर कुछ भी नाम निकाल देता है, इतने भोले बाबा है हमारे। देखो यहाँ पर क्या नाम निकाल दिया इनका, मंगलेश्वर महादेव। यहाँ पर महादेव मंदिर है क्या, मंगलेश्वर महादेव। अब आप लोग जाओगे कहीं पर, मंगलेश्वर महादेव कई जगह आपको मिलेगा, घूमेश्वर महादेव कई जगह आपको मिलेगा, आपका रोजगारेश्वर महादेव कहीं पर मिलेगा आपको, आपका मतलब भगवान भोला है। अरे नाम जिनका भोले शंकर है, तो आप ऐसा थोड़ा कुछ कर दोगे, मंगलेश्वर महादेव, घूमेश्वर महादेव, रोजगारेश्वर महादेव। अरे भाई महादेव का क्या करना चाह रहे हो तुम, है मतलब कैसे भी नाम निकाल दो। पर हमारे तो भोले बाबा हैं, वो कभी किसी से नाराज नहीं होते, उनका दिल इतना बड़ा है। उसने तो एक बार कोई राक्षस तपस्या कर रहा था, मुझे नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी इस समय, तो उसको ही बोल देते हैं, उसको बोल दिया तथास्तु, उसको ऐसी शक्ति दे देती है कि वो तपस्या करता है कि महाराज मैं मतलब जिस पर हाथ रखूं, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो खुद फंस जाते हैं शंकर भगवान, फिर विष्णु भगवान तक जाती है कि महाराज मैंने तो ऐसा वचन दे दिया, ये तो मेरे को ही मारने पर उतरा है। और फिर वो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं, फिर उसके सर पर हाथ रखवाते हैं, फिर वो भस्म हो जाता है। तो भोले बाबा भोले हैं, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चलिएगा बात करते हैं अपन, तुरतई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, आपका नाडोल पाली, आमेर जयपुर। बात करूं मेरे भाई तुरतई माता, तो तुरतई माता की बात करूं तो यहाँ पर ये वसुंधरा राजे है ना, यहाँ पर जाती है भाई, है ना। और ये तुरतई माता बोल दो, या आप लोग बोल सकते हो त्रिपुरा सुंदरी, इसको त्रिपुरा सुंदरी भी आप लोग बोल सकते हो। त्रिपुरा सुंदरी माँ है यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी बोल दो, तरतई माता बोल दो। ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर आता है मेरे भाई आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में, है ना। अच्छा सवाल है, ये प्राचीन शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर 18 भुजी प्रतिमा, कैसी आपका प्राचीन शक्तिपीठों में तो एक है, प्राचीन जो आपकी शक्तिपीठ है ना, शक्तिपीठों में एक है। और कितने प्रतिमा है आपकी? 18 भुजी प्रतिमा है, 18 भुजी प्रतिमा है मेरे भाई, आप याद रखिएगा 18 भुजी प्रतिमा। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। आपका कहां पर लगा दीजिएगा? तलवाड़ा, आपका बांसवाड़ा लगा दीजिएगा। जो बच्चा बी आंसर को चुनेगा, अच्छा सवाल रहेगा, उसका सही जाएगा। अच्छा सवाल है। अगर बात करूं ये किसकी कुलदेवी थी? सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की कुलदेवी थी। कौन था? एक राजा था सोलंकी राजा सिद्धराज सोलंकी। सोलंकी राजा कौन था मेरे भाई आपका? मैंने अभी आपको बताया सोलंकी राजा यहां पर सिद्धराज जयसिंह की।
सिद्धराज जयसिंह की कुलदेव इष्ट देवी थी। अब मैंने तुम्हें यह भी बताया था, ये इष्ट देवी और कुल देवी में क्या फर्क होता है, बताया था ना। मतलब ये इष्ट देवी होता है आपके अपने विचार, आराध्य बोल दो, इष्ट बोल दो, है ना। और एक कुल होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई यहाँ पर, है ना। ये आपके तुरतई माता हो गया, ये मंदिर आपका हो गया। अगला सवाल, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया वो कहां पर है। अरे कुशाल माता कहां पर है, अच्छा सवाल आता है गुरुदेव, कहां पर बताएं, आप ही बता दो। यहाँ पर उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। बोलो गुरुदेव ये तो क्या है, नो आइडिया, ऊपर से जा रहा है सर से। मैंने कहा ऐसा कठिन भी सवाल नहीं है, ऐसा कठिन भी सवाल नहीं है। तो ये कहां पर आपका, बदनौर में। बदनौर कहां पर आ रहा है मेरे भैया, आजकल ब्यावर के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा अच्छा खासा मंदिर करवा दिया गया। अरे जब महमूद खलजी को परास्त कर दिया तो उस विजय की याद में, किसको रे, महमूद आपका जो खिलजी है ना, महमूद खिलजी को परास्त करके उसकी याद में बना दिया गया, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में ये मंदिर बनाया गया। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। ये आपके सामने अगला सवाल, उदयपुर के राजमहल चित्रों की ओरी, उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओरी की स्थापना किसने की। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आप लोगों को याद रखना होगा। चित्रों की ओरी की बात आए तो आप लोगों को सिर्फ एक ही राजा का नाम याद आना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ नाम है महाराणा जगत सिंह का। महाराणा जगत सिंह वही व्यक्ति, महाराणा जगत सिंह वो व्यक्ति थे जो उदयपुर के राजमहलों में चित्रों की ओरी है ना, उसका स्थापना किया था। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये सवाल का आंसर तो आप लोग सही लगा दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मुझे। आपके आंसर चिन्ह को लेकर मैं कोई, आंसर को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, पर मैं आपको कुछ चितेरे याद दिलाता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ चित्रों के नाम याद दिलाता हूँ, ये आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक तो क्या आ गया आपका, चित्रों की ओर ही आ गया, चित्रों की ओर ही बोल दे, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, तस्वीरों और कारखानों। देखिए लिखिएगा चित्रों की ओरी, चित्रों की ओरी हो जाएगा, या फिर कर दो तस्वीरों और कारखानों, कारखानों। ये तो कहां पर आ गया, अरे ये तो आ गया आपका उदयपुर में। गुरुदेव ये तो अभी प्रश्न में ही था, ये क्यों लिखा। अरे भाई कोई बात नहीं, लिखने से कोई चिंता मत करो, ये समझाने के लिए। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा तस्वीर कारखानों। बात करें अगर क्या, अजाना की ओरी, अजाना की ओरी किससे संबंधित हो जाएगा, ये उदयपुर, और उदयपुर में ही है, और आपका क्या उदयपुर शैली कर दो इसको। एक तो ये तो आपका चित्रों की ओरी हो, एक है मेरे भाई अजारा की ओरी, जो कौन सी स्कूल से आता है, मेवाड़ स्कूल से ही तो आता है, पर है कहां पर आपका, देवगढ़ में। ये क्या है आपका, अजारा की ओरी। और ये कहां पर, कौन सी शैली में आता है, देवगढ़ में आता है। अगर आपसे स्कूल पूछ ले किस स्कूल का चित्र है, तो मेवाड़ स्कूल का। और ये भी कौन सी स्कूल का है, उदयपुर भी किस में आता है, मेवाड़ स्कूल में ही आता है। ये भी मेवाड़ स्कूल में ही आता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी, है ना, ये दोनों चीजें याद रखिए होगा। एक है चित्तौड़ की ओरी, एक है आपका अजारा की ओरी। चलता हूं अगले सवाल की ओर। निम्न में से असंगत युगों को छाटना है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। अरे ऊंट महोत्सव, गुरुदेव क्या बात कर रहे हो, तुम तो फंसाने के काम कर रहे हो। ऊंट कभी तो तुम बीकानेर बताते हो, और यहाँ पर क्या जैसलमेर टका दिया। अरे बिल्कुल यही तो सही है। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, असंगत को छटवा रहा है तुमसे, तो बच्चा डी आंसर लगा के अगले सवाल की ओर चलो फटाफट से। ये आपके सामने अगला सवाल, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान। भैया पेपर में छपने वाला सवाल है, पहले कई बार छप गया, आगे भी छप सकता है। आओ बात करते हैं, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन के चित्र, जैसे आप लोग देखते हो ना फट चित्रांकन टाइप का, इस टाइप का है क्या, है क्या इस टाइप का है। तो आगे बात करता है, लकड़ी के निर्मित सिंहासन पर जिस पर ठाकुर जी महाराज की मूर्ति को, यानी ठाकुर जी महाराज की मूर्ति रखते हैं आजकल घर में, सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं, दोपहर में लंच वगैरह करवाते हैं, आराम से सुलाते हैं, फिर शाम को उठाते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, हम भी किस जमाने में, है ना, आपकी तरह विद्यार्थी थे, तो तैयारी का वो दौर था, हम लोग चले गए रूम देखने जयपुर में। और जयपुर में जब हम लोगों ने रूम देखा, तो वहां पर एक बहन जी थी, और हम वहां उनके फ्लैट देखने गए थे। तो उन्होंने कहा, अरे हम लोगों ने, मतलब उन्होंने कुछ अलग ही टाइप से कहा था, बोलो उनको खाना खिलाया क्या।
उनको जगाया क्या। फिर मैं सोच रहा था किसको खाना खिलाते हैं, रोज बोलते हैं वो सुबह शाम। फिर मैंने एक दिन पूछा उनसे, आप लोग क्या करते हो। अच्छा ये हमारे लड्डू गोपाल हैं और इनको क्या हम लोग नए कपड़े पहनाते हैं, खाना वगैरह सारा चीजें वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, देखो देवताओं के प्रति इतना प्यार आजकल लेडीजों में, अच्छा लगा भाई। यहाँ पर आपका लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी को मूर्ति को संग्रहित करके बैठाया जाता है, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला के नाटक में किया जाता है, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर की आकृति। तो यहाँ पर आपका राजस्थानी जो लोक कला होता है उसमें बेवाण क्या होता है, बेवाण मेरे भाई आपका क्या आता है, जो यहाँ पर बच्चा आंसर क्या चूज करेगा, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। जो बच्चा डी आंसर को चूज करेगा तो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने देखो जैसे ही बी पर टिक मारा, तुम में से कई बच्चों ने तो आंसर बदल दिया, ऐसा गुरुदेव बताएंगे तो क्या गलती बताएंगे। मैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था कि तुम लोग आंसर क्या दे रहे हो। हैं अगर बात करूं बेवाण की तो मेरे भाई आपका बस्ती हो ना, आपका बस्ती का जो कास्ट कलाकार है बेवाण के लिए फेमस है। अगर बात करें बेवाण की तो बस्ती के कास्ट कलाकार फेमस है ना, बस्ती के कास्ट कलाकार इसके लिए बड़े फेमस है। बस्ती के कास्ट कलाकार इसके लिए फेमस है। और बच्चा डी आंसर लगा देगा और इसको कर देगा डिलीट, है ना। नहीं तो तुम लोग क्या गुरुदेव ने बताया हम नहीं बताया। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, है ना। कोई भी बच्चा अपना कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान की प्रतिष्ठा का सूचक माना जाए। साड़ी, अचकन, पगड़ी और अंगूछा। अरे राजस्थान के लोगों की शान क्या है, अरे गुरुदेव पगड़ी है। वो एक विधायक थे, उन्होंने पगड़ी के ठोकर मार दी थी किसान के। तो देख लो जनता ने क्या हाल किया है। तो ये राजस्थान में पगड़ी, बिल्कुल भैया पगड़ी है ना। अपने दादा दादी को देखते हो भाई, पगड़ी तो पगड़ी है, पगड़ी के बगैर कुछ नहीं है राजस्थान में। तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सूचक है प्रतिष्ठा का। पगड़ी गिर गई ऐसे कह देते ना भैया हम हमारी पगड़ी रखते हैं, मतलब वो इंसान आपके लिए इतना अपने आप में इतना झुक गया। पगड़ी एक प्रतिष्ठा यहाँ सर पर होती है भाई। ऐसे ही हमारे भारत के लिए क्या पीओके है ना, वो भी क्या है प्रतिष्ठा। कुछ दिनों में इसको सल्टा देंगे, तुम देखना। अमित शाह जी बैठे हैं अभी। तो बख्तरी वस्त्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों के शरीर के ऊपर के भाग में पहने जाने वाला। ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष होते हैं जिनके कमर के नीचे वाला। ग्रामीण पुरुषों के सिर का, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। बात करते हैं आपका बख्तरी। जब बख्तरी की बात आई, अरे मेरे भाई क्या बख्तरी के संदर्भ में आप लोग क्या आंसर लगा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों के शरीर के ऊपर पहने जाने वाला, ये उसको होते हैं बख्तरी। ऐसे इस टाइप की आती है, वो कपड़े से सिली हुई होती है और ये आपका पहना जाता है। इसको आप लोग बुकतरी, अंगरखी अंगरखी टाइप की होती है, बुकनरी। ये दो तरह की होती है मेरे भाई, एक तो यहाँ से और यहाँ तक की लंबी, और एक होती है आपकी घुटनों ऊपर से नीचे तक की लंबी। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, ये आंसर लगा देंगे। अगला सवाल, मारवाड़ में दामनी क्या, एक प्रकार का नृत्य, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का लोकगीत, आपका एक प्रकार की ओढ़नी। वो एक गाना आया था कि दामन के झोले, है ना, 52 गज का दामन, ऐसे कई गाने आते हैं। तो ये क्या है, गाना वाना तो नहीं है रे। दामनी मारवाड़ के संदर्भ में भाई क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी का नाम आता है। मारवाड़ में दामनी क्या आता है, एक प्रकार की ओढ़नी आता है, जो मध्यम वर्ग की स्त्रियां होती है ना। जैसे आप लोग, हम लोग, मैं भी मध्यम से हूं, आप सभी अपन समाज के सारे मेरे भाई बहन जितने भी मुझे रोज देखते हो क्लास में, अपन सब एक क्या मध्यम वर्ग के फैमिली से। और मध्यम वर्ग जो फैमिली होती है ना, वही क्या करती है, आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए संघर्ष करती है। बाकी तो सारे क्या होते हैं, जो हायर लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्या नहीं करते, वो तो सारा अपना बिजनेस करते हैं, कोई फॉरेन में जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, अच्छी आपकी ओढ़नी होती है, मध्यम वर्ग की महिलाएं, या लाल रंग की ओढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक की ये बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। मारवाड़ी में क्या है, आपका एक ओढ़नी का प्रकार है। अच्छा सवाल आएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये आपके सामने अगला सवाल, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, यानी भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर जो बागोर की सभ्यता है ना, वो स्थित है। गुरुदेव भीलवाड़ा के संदर्भ में आए तो ये कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर लगा देंगे। बच्चा बी आंसर को लगाएगा और अगले सवाल की ओर चला जाएगा सीधा। बाकी बात अपन करेंगे क्योंकि आज का समय आपका धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम है। बहुत अच्छा लेवल का सवाल है कि कौन सा शासक कब आया, सबसे पहले कौन सा शासक आता है, इस टाइप का सवाल आ जाता है कई बार। तो मेरे भाई याद रखिएगा शासकों का सही कालक्रम। अब मैं तो आपको नहीं, यहाँ तो नहीं बताऊंगा, पर आप लोगों को मैं जरूर बता दूंगा कि मैं आपके लिए एक एक शासक का कालक्रम अब मैं धीरे धीरे आपको समय दूंगा, क्योंकि अब आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है।
तो अब अपन कुछ अलग से करेंगे, 10-5 मिनट आपको रोज थोड़ा थोड़ा देने का कोशिश करेंगे। मेरे भाई इस सवाल के आंसर में क्या लगा देगा, अमीर आएगा, वो चेतर सिंह, लक्ष्य सिंह, जिसे आप लोग लाखा और जावर वाली खाने वगैरह सारा, उसके बाद मोकल। तो बच्चा ए आंसर को चुनता हुआ अगले सवाल की ओर चलेगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल जानने से पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी है मेरे भाई, आपका क्या, कि जो बच्चा आरपी स्टडी का भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री टेस्ट। इसको आप लोग, ये हमारा ये फ्री टेस्ट कैसे है, इसको हम लोग फ्री क्विज के रूप से हम लोग बोलते हैं। आरपी स्टडी का जो हमारा परिवार है, हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी होता है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग इसको फ्री क्विज बोलते हैं। ये आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, आप लोग इसको लगातार फ्री क्विज के माध्यम से आनंद कीजिएगा। और जो अपना क्लास चल रही है आरपी स्टडी का, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आ ही रहा है, मोबाइल में आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। उसके बाद बात करूं, एप्लीकेशन सारे बच्चे डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर बात करता हूं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। मां शारदे की कृपा आपसे बनी रहे और आप लोग लगातार ऊंचाइयों को छुएं। फिर से एक बार आप सभी को बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिएगा, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।